अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आप लोगों ने कहा कि अमजद चौधरी साहब जरा अच्छा बोलते हैं और इमदाद हुसैन शहजाद मेरे साथ अक्सर आते रहे, लेकिन कई लोगों का गिला था कि वो जरा ट्रैक से उतर जाते हैं। वो उनका अपना एक स्टाइल है, हमारे दोस्त हैं वो। और लेकिन जो बेसिक खबरें जो निकालने के हवाले से जो फैक्ट्स अब जो चॉइस साहब रखते हैं, तो हम चाहते हैं वो भी आप तक शेयर ज़रूर हो, आपको समझ आ सके। वो तर्ज़ तकल्लुम उस तरह का नहीं होगा, लेकिन आपको हक़ाइक़ उस कॉन्टेक्स्ट में मिल जाएँगे। आप लोगों के बहुत गिले थे कि ज़रा आप जो सीरियस बात, जो कि हमारा काम तो हक़ाइक़ पर पर्दे उठाना है और आप तक चीज़ें सच बताना। अब जो जज साहब से आपने गुफ्तगू जो मेरी पिछली सुनी, उसके बाद कई आगे डेवलपमेंट हो चुकी हैं। और राना शमीम यानी बुनियादी तौर पर जो चले थे मैदान फ़तह करने के लिए, ठीक है ना जी? और वो मैदान के अंदर ही गिर पड़े, ऐसे गिरे हैं कि आप सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि इनका क्या हाल होगा। और मैंने ट्वीट किया था, बिलाखिर नई फ़िल्म राना शमीम दी रंगीनियाँ इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा था, सेंसर बोर्ड में पहुँचने से कबल ही फ्लॉप हो गई। फ़िल्म प्रोड्यूसर जाती उम्रा से निकल ना सकी और चच्चा ने प्रोड्यूसर को पहचानने से इनकार कर दिया। और राना शमीम साहब के किरदार के बारे में आपको पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या-क्या एडवांटेजेस दिए। नून लीग के कारकुन हैं ये, नून लीग से जितना कुर्बत का ताल्लुक है उनका, वो आपने तफ़सीली मेरी रात के प्रोग्राम में देख ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में भी आपसे तफ़सीली बात हो गई थी। हम चलते हैं, हम ज़रा और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म की तरफ चलते हैं। और मैंने अभी मोबाइल में वो निकाला हुआ डाटा, ये सारा मुझे शेयर अमजद चौधरी साहब ने किया है, नोटरी पब्लिक के हवाले से। चार्ल्स गुथरी, सोलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक, ये शरीफ खानदान का कोई ज़ाती मुलाज़िम कह सकते हैं, या जो जितने काम उनके हैं ना, उन उस गैंग के या ग्रुप के, यही साफ सरअंजाम देते हैं। नौकरी यही करते हैं, स्टैंपें यही लगाते हैं। और इसकी हैसियत क्या है, आप समझ सकते हैं। यानी अगर पाकिस्तान में अगर ये खाली डॉक्यूमेंट अगर आना हो, जब तक पाकिस्तानी एम्बेसी के नोटराइज़ वो होगा अपनी जगह पर, पाकिस्तानी एम्बेसी से टेस्टिफाई नहीं होगा, उसकी वैल्यू कोई नहीं है। इनका खाली नोटराइज़ अगर इन्होंने करा भी लिया है एफिडेविट, तो ये एक क्लैरिटी के साथ बता दूँ, इस एफिडेविट की पाकिस्तानी अदालतों में कोई हैसियत नहीं। क्योंकि ये सिर्फ नोटराइज़ हुआ है लंदन के अंदर। और अगर उन्होंने साइन किया था, तो वहाँ साइन करने के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी से रूट होके आता, तो फिर इसकी लीगल वैल्यू है। साथ-साथ मुझे इन्होंने बहुत डिटेलें शेयर की हैं, ज़रा वो भी आपके साथ चलती रहेगी। इन्होंने मिसाल के तौर पर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट को जो नोटराइज़ किया है, इन्हीं साहब ने, वो भी मुझे डॉक्यूमेंट अमजद चौधरी साहब ने भिजवाया। अमजद चौधरी साहब, एक तो ये बताइएगा मुझे, आपने साथ वो बैकग्राउंड पे वो सारी चल रही है, इनकी तस्वीर भी चल रही है। मुझे ये बताइएगा, ये कितने नोटरी हैं यहाँ पर? या चलें उससे पहले ज़रा, मैं जो कि जी। आपका प्रोग्राम मैंने पीटीवी में देख लिया था, बड़ा अच्छा बोले हैं, तो प्रोग्राम के शुरू में ही आपका पहले ज़रा वो हिस्सा चला देते, 2 मिनट में आपने वो गुफ्तगू की है। और जी। इसार अहम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पहले ज़रा वो सुन लीजिए। अमजद, ये कहा जा रहा है कि ये जो नोटरी पब्लिक वाले हैं, ये हर दफा कोई नून लीग के डॉक्यूमेंट्स ज्यादातर इनके तरफ से अटेस्ट होके आते हैं, ये क्या बात है? जी राना साहब, आपका पहला सवाल ये है कि ये नोटरी पब्लिक चार्ल्स ई गौथरी कौन है और इसका नून लीग के साथ क्या तल्लक है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि ये वाइट फॉर्म गोरा है और इसका चेरिंग क्रॉस के अंदर ऑफिस है, जो मियां नवाज शरीफ के एमिन फील्ड से तकरीबन 1.5 माइल पे वाक़या है। और यहाँ पर तकरीबन 800 से 1000 नोटरी पब्लिक ऑफिस हैं। अब ये जो तल्लक है, ये तो मुस्लिम लीग नून ही बताएगी, मां सवाए इसके कि मियाँ साहब की रिपोर्टें नोटिफाई करवानी है तो वो वहां से हो रही हैं। अगर वो जज अरशद मलिक की जो वीडियो है उसको फोरेंसिक कराना है, वो भी वहीं से हो रही है। और फिर अगर एक जज जो हैं वो एक सच्चा झूठा इल्जाम लगाते हैं, तो उनका भी वहीं पे जाके जो है ना वो भांडा फूटना है। इससे ज्यादा तल्लक मुझे नजर नहीं आ रहा। ये जो चार्ल्स साहब हैं, ये किस हैसियत से वहां काम करते हैं? क्या इनका काम करने का अंदाज क्या है? साहब, आपका दूसरा सवाल ये था कि यहाँ के ऑथ कमिश्नर किस हैसियत में काम करते हैं, उनके पास कौन सी डिग्री होती है। तो चार्ल्स डी
ग्रॉथरी में लॉ की डिग्री की हुई है। लॉ की डिग्री करना लाजमी है अगर आपने नोटरी पब्लिक ऑफिस खोलना है, और 2003 के बाद वो लंदन में प्रैक्टिस कर रहा है। और मैंने कल इसी सिलसिले में यहाँ पे फ़ोन किया और मेरी बात जो है वो चार्ल्स दी ग्रॉथरी से हुई। मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक एफिडेविट पाकिस्तान की अदालतों में भेजना है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फीस कितनी होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर एक पेज का है तो 96 पाउंड होगी, जो कि तकरीबन 20,000 रुपया बनता है। लेकिन उन्होंने मुझसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा, क्योंकि जब उनको पता लगा कि पाकिस्तान में है तो उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बात यह है कि यहाँ पे अगर आप कोई जाली डॉक्यूमेंट्स देंगे तो यहाँ की अदालतें जो हैं वो फिर आपका घर भी बिक जाएगा अगर झूठा होगा, और पता नहीं क्या क्या आपके साथ होगा, जेल भी हो जाएगी। वहां पे जो मर्जी शख्स आके जैसा मर्जी एफिडेविट झूठा सच्चा दे दे और पूरे मीडिया में बचाल आ जाता है, और वहां पे जनाब एक नई डिबेट शुरू हो जाती है। यही कहानी है जी। बहुत शुक्रिया अमजद चोइस साहब हमसे बात करने का लंदन से। जी, एसआर राना साहब, सॉरी, एसआर राना के साथ आपने गुफ्तगू जो की, बड़ी मुदल्लल और बड़ी मुख्तसर से गुफ्तगू की। मैं नहीं चाहूंगा कि वो दोबारा दोहराएं। मैं इसलिए सवाल सिर्फ इतना करूंगा आपसे कि ये इस एरिया के दौरान कितने नोटरी हैं? ये जी अप्रॉक्सीमेटली 800 से ज्यादा हैं और 1000 के बीच में हैं, और बड़े इर्द गिर्द हैं। मसलन ये नहीं है कि पूरे लंदन के, ओबियसली लंदन एक काफी बड़ा शहर है, तो तकरीबन 50 माइल रेडियस में वो है, तो उसमें तकरीबन 1000 पब्लिक नोटरी जो हैं ये वहाँ पे हैं जी। अच्छा, ये जो साहब हैं चार्ल्स गुथरी जो है, ये एवन फील्ड से कितना दूर है? ये इनका जो अगर तो आप, क्योंकि वन वे सिस्टम है, अगर आप गाड़ी में जाते हैं तो वो तकरीबन 2.5 माइल है, अगर आप पैदल जाते हैं तो 1.3 1.4 माइल। चेरिंग क्रॉस है सेंट्रल लंदन के अंदर, ट्रफालगर स्क्वायर के साथ, वहां पे इनका ऑफिस है। अच्छा, ये मैं आगे जरा और भी पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपकी गुफ्तगू इनसे हुई, आपने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की, मेरा ख्याल है कोई बहुत महंगे नोटरी, हमारे यहाँ तो नोटरी पब्लिक ये है 50 रुपए देते हैं, जो मर्जी जाता है, ठप्पा लग जाता है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। अदालत में जब तक शहादत रिकॉर्ड नहीं होती है तो उसकी हैसियत नहीं है। आपके यहाँ कोई मेरा ख्याल है कोई हजारों, अपना लाखों रुपए तो लेते होंगे ये। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनको जब कल फोन किया तो वो रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको भेजी, आपने सुनी होगी सारी। तो वो मैंने जब उनको बोला कि जी मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, एक मैंने एफिडेविट भेजना है, पाकिस्तान में नहीं जा सकता, तो मेरे को मसले मसाइल हैं, तो उन्होंने पहले तो मैंने उनका, मुझे एफिडेविट चाहिए तो आप कितना चार्ज करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपने किस कंट्री में भेजना है, तो मैंने कहा पाकिस्तान में। तो वो बहुत रिलैक्स हो गए इस बात पे। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे कोई डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं की, कुछ नहीं की। उन्होंने कहा अच्छा तो आपने लिख के लाएंगे या मेरे से लिखवाना है। मैंने कहा जी आपसे लिखवाना है। तो उन्होंने कहा जी इसका टोटल आपको जो है 80 पाउंड प्लस VAT 96 पाउंड जो है 96 पाउंड होंगे, जो कि 20,000 रुपये पाकिस्तानी बनता है। तो लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लेंगे लंदन में बैठे हुए हैं, आप गिरदोनवा में आपको 40-50 वाले भी मिल जाते हैं, अगर आप खुद लिख के ले जाएं तो इतना ही होगा। तो ये हिसाब यहाँ पे भी वही पाकिस्तान वाले नोटरी पब्लिक का, या खास तौर पे हमारे ममालिक के अंदर जो है, क्योंकि यहाँ पे सर कोई बंदा जो है वो नहीं ऐसी हरकत कर सकता, झूठा बयान हल्फी देना यहाँ पे, तो समझ लें कि आपकी एक किस्म की मौत है, आपका हर चीज स्टेक पे लग जाती है। इट्स नॉट इजी वर्क। लेकिन यहाँ आपको पता है खोता, वो कहते हैं सॉरी, गधा घोड़ा एक बराबर है। तो पाकिस्तान की अदालतों का आगे कभी किसने एहतराम किया है? इससे पहले आपने ड्रामे नहीं देखे, इसी तरह के लेटर आ जाते हैं, इसी तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो ये मजाक बना हुआ है। मैं हैरान हूं कि लोग जो हैं वो किस तरह इस चीज को बेयर कर रहे हैं, और फिर भी अगर लोग ये कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे कोई सच झूठ झोल है, तो मुझे नहीं ये बात समझ आती। मैं क्या, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, मैंने ना असल में काम एक किया, मैंने तहकीक की हमजा चौधरी साहब, और मैंने फिर वो ट्वीट किया, वो बैकग्राउंड पे ट्वीट में दोबारा चलाऊंगा। और वो मैंने क्या किया, मैंने डेटे मुख्तलिफ जो है ना, मैंने मुख्तलिफ डेटों का डाटा निकाल के मैंने कोशिश की मैं इनको इकट्ठा करूं, तो वो मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मैंने वो ट्वीट में जो चीजें सारी सामने रखी, और मैंने तहकीक के साथ, और वो ये जो कह रहे थे ना कि बेल ना होने देना इलेक्शन से पहले, तो मैंने वो हकायक निकाले कि आपको पता है कि जनरल इलेक्शन 2018 जुलाई 25 को हुए। हामिद मीर, सना बुच्चा, गरीदा फरूकी, नजम सेठी, अंसार अब्बासी वगैरह
को मैंने टैग करके, और जस्टिस साकिब निसार 17 जुलाई 2018 को गिलगित बल्तिस्तान गए थे, दौरे पर गए थे। यानी 25 को इलेक्शन हुई तो 17, अब 17 से पहले, अगर मैं इलेक्शन होने से पहले, हैरानकुन बात है। अच्छा, फिर आगे आ जाए। और सजा का जो फैसला है ना, वो 7 जुलाई 2018 को हो चुका था। जी। तो बात तो बड़ी सीधी सी है। अगर आप इन चीजों को बैठकर देखिए तो अब तो डाउट कोई है ही नहीं है। और यहीं से अंदाजा कि झूठ, अब ये 100% झूठ है। झूठ किस तरह से है? जस्टिस आमिर फारूक उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब सुन रहे थे, और वो फैसला भी बैकग्राउंड में मैं चला दूंगा इस ट्वीट के अलावा, ताकि पता चल सके। अब तो बज़ाहिर ये तो सारा झूठ है, एफिडेविट। और वो बकायदा, यानी अमेरिका से होते हुए लंदन पहुंचे, लंदन में ये एफिडेविट साइन किया, और अदालत में पेश ना हुए, अपने बेटे को भेज दिया पेश होने के लिए। खुद नहीं गए, डरते इतना है। तौहीन अदालत में तो बज़ाहिर शोकस जारी हो गए ना, सजा हो जाएगी, वो मैंने तफसीली प्रोग्राम रात में बता दिया है। तो यहाँ आप नहीं समझते कि पाकिस्तानी राणा शमीम के खिलाफ कोई अंदराजे मुकदमा की दरखास्त या अदालतों में चले जाएंगे? जी, बात ये है कि यहाँ पर यही देखें, जब तक तो अगर आपको याद होगा कि जो इससे पहले वीडियोस आती रही हैं, जो केसों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए जो वारदातें होती रही हैं, हमारे साबका वज़ीर आला साहब भी वो करते रहे हैं। तो अगर उस वक़्त लोगों को सज़ा दी जाती, कोई एक्शन लिया जाता, हमारी अदालतें लेती, तो आज अदालतों की रिस्पेक्ट होती। आज लोग इस तरह 50-60 रुपए देकर, पाउंड देकर अदालतों का मज़ाक ना उड़ाते। इतना बड़ा केस आपका जो है वो इस वक़्त ऑन गोइंग है, और उससे सिर्फ 2 दिन पहले ये मज़ाक ही तो है। मज़ाक से ज़्यादा आपको क्या लगता है? आप ये सिर्फ नोट करें कि जो शख्स जो है वो एक जो बंदा जज है, जो अपने आप को जस्टिस कहता है, बहुत सारी जगहों पे तो मैंने ये भी सुना है कि वो जस्टिस नहीं कहलवा सकते, कि वो स्पेशल उसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान है। इन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लिया था, इनको उठाकर बाहर फेंका था इनको। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। वो तो चीफ जस्टिस नहीं थे। अब मुझे आप एक बात बताएं कि 3 साल तक एक शख्स खामोश रहता है, वो कोई बात नहीं करता। और यहाँ पे मैं एक आपको मजेदार बात बताऊं कि ये बात यहाँ पे ज़दोआम है, और 2-3 बेन टीवी चैनल के ऊपर लोगों ने इसको जो है वो पॉइंट आउट भी किया है, उन्हीं जर्नलिस्ट के रेफरेंस से। गालबन मालिक साहब के प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ है कि एक जर्नलिस्ट यहाँ पे क्लेम करते हैं कि कौसर काज़मी साहब ने बड़ी अजीबो-गरीब सी बात की है। सहाफत पता नहीं है, आती नहीं है शायद इन साहब को। नहीं, वो अब ये बात तो कौसर काज़मी साहब जानते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उनका नाम लिया, तो वो जानते होंगे कि इसमें हकायक क्या है। लेकिन जो क्लेम उनका है, अगर ऐसा है तो ये बड़ा फनी सा है कि जी उनसे जब पूछा गया कि जी 3 साल बाद, जो सवाल हम और आप भी पूछ रहे हैं कि भाई 3 साल बाद आपको कैसे याद आया, तो उसके ऊपर उन्होंने जो जवाब दिया, वो तो एक ऐसी मूवी का सीन बन जाता है कि बंदे के आंसू निकल आए। वो कहते हैं कि जी मेरी वाइफ मरहुमा जिनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमने जो गलतियां जिंदगी में की हैं उन सबको क्लैरिफाई करना है, अपने ज़मीर को क्लियर करना है, और उसमें एक राज हमारे पास ये भी था। तो उन्होंने कहा कि इसको भी आपने जो है वो अमानतन उन तक पहुंचाना है। और मैंने हुसैन नवाज को फोन किया, ये वो। अब आप मुझे देखें कि हमेशा ज़मीर जो है इन जजेस का, वो जाती उम्रा की तरफ जाते हुए क्यों जागता है। इससे पहले अरशद मलिक साहब का आप देख लें कि मरियम साहबा बहुत दफा ये कह चुकी हैं कि वो बड़े स्ट्रेस में थे, उनको रात को नींदें नहीं आती थी, वो बड़े परेशान थे कि उनके ऊपर बोझ था कि उनसे कैसा काम ले लिया गया। दूसरी तरफ आपने जो लेटर आज मुझे भेजा है, आपने देखा है कि जो उन्होंने रजिस्ट्रार के ऑफिस में बयान अल्फी दिया, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो बंदा दुनिया से भी चला गया। जो प्रेस रिलीज है उनकी, जी, प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि मेरे पे दबाव था, मेरे पे इन्होंने ये प्रेशर डाला, मुझे मदीना में बुला के ये कहा फलानी जगह, यानी कि उसकी बात की हैसियत नहीं है। इनके जो 50 या 60 पाउंड का जो इन्होंने यहाँ पे एफिडेविट ले लिया, उससे हम जो है ना भुचाल ले आए, और जनाब सारा कुछ फैसले इनके हक में करके, और दोबारा चौथी दफा मियां नवाज शरीफ साहब को जनाब विराजमान कर दें वजीर आजम की कुर्सी पर। मजाक है सर, ये मजाक। अब मुझे चॉइस साहब एक बात और बताता चलूं। देखें, वजह ये है कि वकील होने के नाते का मेरिट पे बात करें, आपके पास असासियों जायदादों के सबूत नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है। उसी तरह जिस तरह सरीना ईसा, जस्टिस काजी फाइजा की मिसेस के पास मनी ट्रेल नहीं है, पैसा कहाँ से आया है, टैक्स उन्होंने दिया नहीं है, ये सारी तो रिकॉर्ड की चीजें मौजूद है।
और मनी ड्रिल आज दे रहे। मैंने चैलेंज किया था इनको, मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर चैलेंज किया था कि लाएं सबूत, आप चैलेंज कबूल करो कौम के सामने। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले रखते हैं, आप नहीं देना चाहते तो चलें कम से कम इस तरह दे दें, लेकिन इनके पास वो भी मौजूद नहीं है। ये भी रिकॉर्ड की चीजें हैं, यानी इसमें मैं अगर आगे पीछे बात करूं तो वैसा नहीं है। क्या कहना अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपने अब बात इसकी छेड़ दी कि मनी ट्रेल दे दें या कोई रिकॉर्ड दे दें। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बाबर कराता चलूं कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक यहाँ पे फैसला हुआ केस का, और मियां शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर बड़ा ढोल ताशे जो है बजे के जनाब वो इंटरनेशनल उनकी, बल्कि मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया था कि इंटरनेशनल सादिक और अमीन साबित हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, उस केस की आप देखें हकीकत क्या है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका तो बैंक अकाउंट भी यहाँ पे नहीं था, जो कहा गया कि जी उनके बैंक वो उनके बेटे का था। तो जब यहाँ पे कोई भी बड़ी रकम जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बीच में मिडल मैन जो होता है वो वकील होता है, सोलिसिटर होता है, उसके जरिए आपकी पेमेंट इधर उधर होती है। तो अब जब शहबाज शरीफ साहब ने उस केस के अंदर इनसे 19 महीने जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके अंदर तमाम तर उनसे सवालात पूछे गए। 23,000 पाउंड ये पाकिस्तान से अपनी जेब में डाल के लाए थे। 69,000 इनको अनिल परवेज, वो जो जिसको ये कहते थे कि जी इमरान खान का ये दोस्त है और ये कादियानी है और ये है वो है, उस तरह का उसके ऊपर इल्जाम लगता था, उससे उधार लिए। उसमें बताया उन्होंने उनको, जो एनसीए है नेशनल क्राइम एजेंसी को बताया, उस वो दिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि इतनी मैं मॉर्गेज देता रहा हूँ, फिर हबीब बैंक में मॉर्गेज शिफ्ट कर दी, वहां से मैं देता रहा हूँ, अब मेरा अकाउंट कोई नहीं है, तो मैं ये पैसे जो है मैंने जब मकान बेचा उसमें जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो मैंने अपने बेटे सलमान शहबाज के अकाउंट में डाल दिया है। यानी कि ये 2005 में उन्होंने ये फ्लैट खरीदा, ठीक है, और फ्लैट का मजेदारी की बात है फ्लैट का नंबर भी 2 था, तो 2 नंबर का वो फ्लैट जो था उन्होंने लंदन में खरीदा। तो वो जब इन्होंने खरीद लिया और खरीद कर फिर इन्होंने जो है उसकी पूरी मनी ट्रेल हर चीज बताई। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा नहीं होता कि जो 2005 की छोटे मियां साहब के साथ तमाम डिटेल मौजूद थी जो उन्होंने वकीलों को दी, तो बड़े मियां साहब के पास 2006 में खरीदे गए जो एमएम फील्ड हैं उनकी क्यों रसीदें नहीं है, उनकी डिटेल्स क्यों नहीं है, इसमें क्या राज है, वो सामने क्यों नहीं आ रही सर? साहब बड़ा जबरदस्त सवाल आपने उठाया। हमारा प्रोग्राम ज्यादा लंबा हो गया है। आखिरी सवाल जो मैं आपके सामने, आपको पता है यहाँ बैठे वो मैं बैकग्राउंड पे वो चला रहा हूँ, वो जो गाड़ी आई थी कि अपना इंडियन एम्बेसडर के साथ एवन फील्ड के अंदर नवाज शरीफ मिल रहे थे, वो वीडियो बैकग्राउंड पे वो चल रही है साथ, ताकि क्लियर हो जाए। साथ साथ ये हमदुल्ला से भी मिले। लेकिन अभी ये तस्वीरें जो है ना, एक मोहम्मद तकी और एक कुल बुखारी, जिनका हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तानी मुखालिफ एजेंडा है, जिनका कंसर्न बाकी लोगों के साथ बैठना है, उनके साथ भी मिलके बाकायदा वो तस्वीरें पब्लिक भी की गई। तो इससे तो नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ का एजेंडा पाकिस्तानियत नहीं है, कुछ और एजेंडा है। ये लोग आखिर यहाँ बैठकर ये सारे इनके इर्द गिर्द फिर जो रहे हैं ये सारे लोग। सर बात ये है कि आप सिर्फ ये देखें कि अफगानिस्तान का जो अहमदुल्ला था उसने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को किन अलकाबात से नवाजा, कैसी बातें की, गालियां दी, नंगी गालियां जिसको कहते हैं। और उसके बाद इस तरह के लोग अगर उनसे आके मिलते हैं तो वो कहते हैं ना कि कोई शख्स अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है, ये कुल्हाड़ी नहीं मारते, ये कुल्हाड़े मार रहे हैं अपने पाँव पे। और दूसरी तरफ ये है कि आप पिछले साल 1.5 साल से आप ये देख लें, जब ये पीडीएम के जलसे हो रहे थे उसके अंदर जो फौज के खिलाफ और हमारी एजेंसीज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल हो रही थी, तो इसके यानी कि मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको या तो अपने ऊपर इतना यकीन है और इनको पता है कि हमने सिस्टम को कैसे जकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि इसकी एक ही वजूहत नजर आती है कि जो एएसआई भर्ती हुआ था वो आज डीआईजी है, जो चपरासी भर्ती हुआ था आज वो कोई हायर रैंक का ऑफिसर है, जो क्लर्क भर्ती हुआ था वो इस वक्त किसी इदारे का हेड लगा हुआ है। ये तमाम 30 साल की इनकी फसल जो है वो पक चुकी है और उनको पता है कि ये हमारी फसल है, बैकग्राउंड पे ये हमारे लिए काम करेंगे। इसीलिए ना डेंगू कंट्रोल हो रहा है हमारे मुल्क में, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है। ये एस्टेब्लिशमेंट और ये तमाम आपकी ब्यूरोक्रेसी और ये जो सारी चीजें एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं, उससे बड़ी आपकी ब्यूरोक्रेसी है और आपकी अदलिया इटसेल्फ जो है उसके अंदर इनकी इतनी जड़ें हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते सर। ये आपने जबरदस्त बात की है। बुनियादी तौर पर तो देखे ना, एक कमाल की बात और बताता चलूं कि नवाज शरीफ ने जब भी जजेस लगाए हैं जितने हैं, वो जजेस अदालतों में कायम और दायम रहे हैं।
पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनजीर ने जब भी जजेस लगाए वो जजेस निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं जो आप बात बता रहे हैं ना। इफ्तिखार चौधरी जब बहाल हुआ 105 जजेस निकाले, उसके बाद जो जजेस निकाले वो नवाज शरीफ के जानने वालों में से कई लोग थे ऐसे। वो कौन लोग हैं नाम किसी को हर एक को पता है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एजेंडा जो था इनका नवाज शरीफ का वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना था, उसमें बहरहाल काफी हद तक कामयाब हो गए। लेकिन कब तक है, खुदा की लाठी बेआवाज है। ये जो बातें करते हैं ना कि जनाब रब ने इंसाफ तो दे दिया इनके साथ, इनकी करतूतें सामने आ गई, इनके चेहरे यहाँ हो गए हैं। आप लंदन में रहते हैं, आप बड़ी आजादाना सड़कों पे फिरते हैं, इनकी इतनी औकात नहीं है आजादाना तौर पर सड़कों पे फिर सके। सर यहाँ पे एक लास्ट, अब टाइम जा रहा है तो मैं एक लास्ट आपको बात करता चलूं कि यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो लोग, वो एक सवाल ये जरूर करते हैं कि अभी रिसेंटली आपने देखा 3-4 दिन पहले आप भी जो है वो नजर रखने वाले बंदे हैं, आप खुद भी परेशान थे, आपने भी कहा कि कुछ हालात खराब नजर आ रहे हैं, जो नजर आ रहा है क्या हो रहा है, पूरा मीडिया हर चीज की तरफ से कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट को इधर से खतरा, इधर से खतरा। तो आज वो सिनेरियो नहीं है, लेकिन 2 दिन 3 दिन पहले ये था। अब यहाँ पर ये सवाल लोग ये करते हैं कि जनाब अगर इमरान खान की किसी एक छोटी बात के ऊपर अगर कहीं स्टैंड ऑफ हो भी गया है तो वो क्या इतना बड़ा है कि जो इन्होंने पिछले 2-3 साल से हमारी आर्मी के साथ जो किया है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है और जो हरकतें की हैं, अगर उसके बावजूद वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी की ये अगर हमारी स्टैब्लिशमेंट फिर इनको ऐसे लोगों को लेके आ जाती है तो कई लोग तो ऐसे कहते थे कि हम पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ देंगे कि ये क्या मजाक हो रहा है। और पैसे जो जमा कराए हुए हैं, मैंने आगे भी कहा था, वो तो बड़ी दूर की बात है। तो ये सोचना पड़ेगा हमारी जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको भी कि भाई आप दूध का दूध और पानी का पानी करना सीखें। इस तरह नहीं चलेगा कि कभी इधर से प्रेशर कभी उधर से प्रेशर। एक दिन जो है वो ऑपोजिशन मान नहीं रही, जिनके साथ जो ऑपोजिशन नहीं, इनके जो अलायज हैं वो एक दिन कुछ कह रहे हैं, दूसरे दिन सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए सर, ये मेरी ओपिनियन है। बहुत शुक्रिया आपका अमजद चौधरी साहब। चीजें सारी आपके जो आपने शेयर की मैंने बैकग्राउंड पे नाज़रीन आप तक ये मकसद ये है प्रोग्राम का। यहाँ एक खुशखबरी मैं शुरू में दे नहीं सका, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि वालिद साहब रात मैंने भारत प्रोग्राम में आपको कन्वे कर दिया था, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि वालिद साहब हॉस्पिटल से आईसीयू से कमरे में आए और कमरे से कल के घर शिफ्ट हो चुके हैं। इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।